नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान का अध्याय 2, राजस्थान का इतिहास। आज की इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास के करते हैं। विरोधाभास कैसा? देखिए, आज हम एक आधुनिक राज्य में रहते हैं ना। इसकी अपनी एक तय राजनीतिक सीमा है, लेकिन अगर आज भी किसी से उसकी पहचान पूछी जाए तो वो अक्सर बहुत गर्व से कहता है कि वो मेवाड़ का है या मारवाड़ का है या शेखावाटी से आता है। हाँ, बिल्कुल कहता है। तो ये राज्य तो सदियों पहले खत्म हो चुके हैं, फिर भी ये नाम लोगों के दिलों में और हमारी बातचीत में इतने गहरे क्यों रचे बसे हैं? रमेश नाम के एक स्कूली बच्चे के मन में भी अपने शिक्षक से बिल्कुल यही सवाल आया था। यह असल में एक बहुत ही गहरा सवाल है रमेश का। रमेश की ये उलझन हमें उस समय में ले जाती है जब राजस्थान नाम की कोई राजनीतिक या भौगोलिक इकाई थी ही नहीं। अच्छा। हाँ, प्राचीन काल में ये पूरा भूभाग आज जैसा एक राज्य नहीं था, बल्कि ये छोटे छोटे जनपदों में या कहें अंचलों में बटा हुआ था। अंचलों में यानी अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल, हर हिस्से की अपनी एक अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान थी, और इन्हीं प्राचीन जनपदों के नाम आज भी हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बने हुए हैं। ये जनपद शब्द इतिहास में बहुत बार आता है। तो अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये जनपद आखिर होता क्या है? क्या ये रातों रात बन गए थे? नहीं, कोई भी राज्य रातों रात वजूद में नहीं आता। ये एक क्रमिक विकास था। देखिए, सबसे पहले आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियां बसानी शुरू की। सुरक्षा के लिए शायद। हाँ, सुरक्षा और जीवन यापन के लिए। फिर धीरे धीरे जब खेती और व्यापार बढ़ा तो ये छोटी बस्तियां आपस में मिलकर राज्य बनने लगीं। तो इन राज्यों के नाम कैसे रखे गए? दिलचस्प बात यही है, इन राज्यों का नामकरण मुख्य रूप से दो ही आधारों पर हुआ, या तो वहां के भूगोल के आधार पर या फिर वहां रहने वाली प्रमुख जाति के नाम पर। अच्छा। और इन्हीं को आगे चलकर जनपद या अंचल कहा गया, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनियान, शिवी, मेवात या हाड़ौती। तो मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आज कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है, वो पहले किसी छोटी सी जरूरत को पूरा करता है और फिर धीरे धीरे संसाधनों के साथ बड़ा कॉर्पोरेट बन जाता है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। संसाधनों और सुरक्षा की जरूरत ने ही इन्हें जनपदों में बदला। अगर हम इस पूरे विकास को समझने के लिए एक नक्शा बनाएं तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। तो चलिए अपने श्रोताओं के साथ मिलकर दिमाग में एक नक्शा बनाते हैं। बिल्कुल। तो समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, महाभारत काल के आसपास। अब इस नक्शे के पश्चिम में देखिए, एकदम पश्चिमी हिस्से में मरुकांतार नाम का इलाका है। मरुकांतार यानी रेगिस्तान वाला हिस्सा। हाँ, अब इसके थोड़ा ऊपर उत्तर मध्य की ओर बढ़ें तो वहां जांगल जनपद है। फिर पूर्व की ओर चलें तो मत्स्य जनपद, और एकदम पूर्वी किनारे पर शूरसेन जनपद है। इस मानसिक नक्शे में मुझे पश्चिमी हिस्से का जो मरुकांतार या मरु जनपद है उसे देखकर एक सवाल आ रहा है। बताइए। क्या ये मरु जनपद ही सबसे पुराना है? क्योंकि रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में जीवन शुरू करना बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। लोग वहां बस क्यों रहे थे? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, पर कठोर वातावरण के बावजूद मरु जनपद आर्यों का सबसे प्रारंभिक जनतंत्र था। अरे वाह, सबसे प्रारंभिक। हाँ, और रेगिस्तान की यही कठोरता असल में उनके लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा का काम करती थी। कोई भी बाहरी दुश्मन इतनी आसानी से रेगिस्तान पार करके हमला नहीं कर सकता था। ये तो बहुत अच्छी रणनीति थी। बिल्कुल, और इसका उल्लेख हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ना, ऋग्वेद, उसमें भी मिलता है। सिर्फ ऋग्वेद में नहीं, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। बाद में जब ये फैले तो यही मरु क्षेत्र कुरु, मद्र और जांगल जनपदों में बदल गया। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये मरु जनपद कहाँ है? आज का बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र, ये पूरा इलाका मरु जनपद था। और जांगल जनपद जो मरु से ही निकला था? जांगल जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे आज हम नागौर कहते हैं। इसमें आज का बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन और जोधपुर का कुछ भाग आता था। मैंने मत्स्य पुराण के बारे में भी कुछ सुना है इससे जुड़ा हुआ। हाँ, मत्स्य पुराण में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। जब बलराम और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तो वे इसी जांगल क्षेत्र से होकर गुजरे थे। ओहो, मतलब ये एक स्थापित और सुरक्षित मार्ग रहा होगा। अब पूर्व में तरफ चलते हैं, मत्स्य जनपद की बात करते हैं। मत्स्य जनपद का जिक्र भी ऋग्वेद और महाभारत दोनों में है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे आज हम बैराट के नाम से भी जानते हैं। ये आज के कोटपुतली बहरोड़ के मध्य का इलाका है ना? एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि चीनी यात्री युआन छुआंग जब भारत आया था तो उसने भी इस जगह का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। मतलब ये बौद्ध काल तक काफी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। और एकदम पूर्वी किनारे वाला शूरसेन जनपद। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। जब सिकंदर का समय था तो यूनानी लेखकों ने इसे शूरसेन या सौरसेन कहा। इसका आज का क्षेत्र कौन सा है? आज का भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भाग, और भरतपुर की बयाना प्रशस्ति में इसके राजवंश का पूरा वर्णन मिलता है। ये तो वो जनपद हुए जो अपनी जगह पर विकसित हुए, लेकिन इतिहास तो बदलता रहता है। सिकंदर के आक्रमण का राजस्थान के इस नक्शे पर क्या असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। सिकंदर के आक्रमण से पंजाब में रहने वाली 3 बहुत ही वीर जातियां अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए तीर की तरह सीधे नीचे राजस्थान की ओर आ गईं। वो 3 जातियां कौन सी थीं? मालव, शिवी और अर्जुनायन। ये जातियां अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। तो वे अपनी आजादी बचाने के लिए पंजाब के खुले मैदानों से राजस्थान के सुरक्षित भूगोल की तरफ आ गए। बिल्कुल। चलिए अर्जुनायन से शुरू करते हैं। ये भरतपुर अलवर प्रांत में आकर बसे। ये अपनी जीतों के लिए इतने मशहूर थे कि इन्होंने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को हरा दिया था। क्षत्रप? हाँ, क्षत्रप का अर्थ है प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। भारत में शक जाति के विदेशी शासकों के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था। अर्जुनियानों ने इन्हें हरा दिया था। ये तो बहुत बड़ा गठबंधन था। और शिवी जाति कहाँ गई? शिवी जाति ने अपना घर बनाया आज के उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर के भाग में। इनकी राजधानी थी मध्यमिका या माध्यमिका। माध्यमिका, क्या आज इसके कोई निशान है? बिल्कुल है। चित्तौड़गढ़ के पास एक गांव है नगरी, वहां इस प्राचीन राजधानी के अवशेष आज भी मिलते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को मिदपाट यानी मेवाड़ और प्रागवाट भी कहा जाता था। अच्छा, तो मेवाड़ नाम यहाँ से आया। और मालव जाति की शक्ति का केंद्र कहाँ था? मालवों की शक्ति का केंद्र था वर्तमान टोंक जिला, जो जयपुर के निकट है। बाद में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश कहलाया। क्या इनकी जीतों का भी कोई सबूत है? हाँ,
इनकी जीत का सबसे बड़ा सबूत भीलवाड़ा के नानसा गांव में लगा यूप अभिलेख है। तो ये सभी गणराज्य तो बहुत शक्तिशाली थे, फिर इन शक्तिशाली गणराज्यों का पतन कैसे हो गया? देखिए, ये एक कालक्रम था। अगर हम इसे कहानी की तरह देखें तो उत्तरी राजस्थान में यौधेय जनपद नाम का एक बहुत शक्तिशाली जनपद था। इन्होंने कुषाणों का अंत किया था। कुषाणों को हरा दिया? फिर तो ये बहुत ताकतवर थे। हाँ, पर फिर गुप्त काल आया। गुप्त साम्राज्य इतना बड़ा था कि ये जनपद उनके सामने अर्ध आश्रित हो गए। मतलब थोड़े बहुत उन पर निर्भर हो गए। सही कहा। और फिर 5वीं सदी में हूणों का आक्रमण हुआ। लगातार हमलों से अंततः इन प्राचीन गणराज्यों का पतन हो गया, जिसका जिक्र हमें बृहत संहिता में भी मिलता है। तो क्या इसके बाद यहाँ सब खत्म हो गया? नहीं, पतन के बाद एक नया सवेरा हुआ और यहीं से प्राचीन जनपद नए नामों से जाने जाने लगे। जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती। बिल्कुल, मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात जैसे अंचल यहीं से अस्तित्व में आए। तो चलिए इन अलग अलग अंचलों की विस्तृत यात्रा करते हैं। मेवाड़ से शुरू करते हैं। मेवाड़ असल में उसी प्राचीन शिवी जनपद का नया नाम है। आज का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर, राजसमंद और भीलवाड़ा इसी का हिस्सा है। यहाँ की बोली मेवाड़ी है ना? हाँ, और यहाँ 7वीं शताब्दी से गोहिल सिसोदिया वंश का राज रहा। मेवाड़ की सबसे खास बात इसकी राजधानियां हैं। राजधानियां? हाँ, मेवाड़ की 1-2 नहीं, क्रम से 7 राजधानियां रहीं। सुनिए, नागदा, आहड़, कल्याणपुर। बाप रे, इतनी सारी? हाँ, और इसके बाद चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और अंत में उदयपुर। तो मतलब सुरक्षा के हिसाब से वे राजधानी बदलते रहते थे। अब मेवाड़ के बाद वागड़ की बात करते हैं। वागड़ दक्षिणी भाग है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। इसे वागवर या वागड़ कहते हैं और यहाँ की बोली वागड़ी है। और मारवाड़, जो प्राचीन मरु प्रदेश था? बिल्कुल, प्राचीन मरु प्रदेश ही मारवाड़ बना। 7वीं सदी में इसके मंडोर इलाके पर, जो जोधपुर में है, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। बाद में यहाँ राठौड़ वंश का अधिकार हो गया। अब हाड़ौती और ढूंढाड़ पर आते हैं। हाड़ौती नाम कैसे पड़ा? हाड़ौती आज का बूंदी और कोटा का क्षेत्र है। प्राचीन काल में यहाँ मीना जनजाति का राज था। कहा जाता है कि बूंदा नाम के मीना सरदार के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा। अच्छा, तो फिर हाड़ौती क्यों कहते हैं? क्योंकि बाद में यहाँ चौहानों की एक शाखा हाड़ा शाखा ने अधिकार कर लिया। शासक हाड़ा थे, इसलिए क्षेत्र हाड़ौती कहलाया और बोली भी हाड़ौती हो गई। और जयपुर के आसपास का ढूंढाड़ क्षेत्र? 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय मीनाओं और बड़गुजरों को हराकर अपने राजवंश की नींव डाली, इसलिए इसे ढूंढाड़ कहा गया और भाषा ढूंढाड़ी कहलाई। इसके बाद अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है मेवात। हाँ, यहाँ मेव जाति बहुत अधिक थी, इसलिए इसे मेवात कहते हैं। जब मेवात की बात आती है तो हसन खान मेवाती का नाम जरूर याद आता है। बिल्कुल, ये वो वीर नायक थे जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। एकदम सही। और इन बड़े अंचलों के अलावा कई छोटे क्षेत्र भी थे। चलिए एक रैपिड फायर अंदाज में उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, बताइए। जैसलमेर को मांडिया वल्ल कहा जाता था, जोधपुर के दक्षिण को गुर्जरात्रा, और प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को मालवा, कोटपुतली बैरोड़ को राठ, और ब्यावर अजमेर वाला मध्य का हिस्सा उसे मेरवाड़ा कहते हैं, और अंत में चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावाटी कहा जाता है। ये तो बहुत ही कमाल की विविधता है। अलग अलग भूगोल और परिस्थितियों के कारण ही आज राजस्थान में अलग अलग बोलियां, वेशभूषा और परंपराएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, भूगोल ही इतिहास और संस्कृति को गढ़ता है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। एक बार कठिन शब्दों पर नजर डाल लेते हैं। हाँ, अंचल का अर्थ तो हम समझ गए कि अंचल मतलब क्षेत्र। हाँ, और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। और क्षत्रप का मतलब है प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। चलिए अब तक हमने जो पढ़ा उसका एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा है, और जयपुर की भाषा ढूंढाड़ी है। और महाभारत काल के जनपद थे मत्स्य, शूरसेन, मरु और जांगल। शेखावाटी के जिले हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर। और हाँ, राणा सांगा के बहादुर साथी हसन खान मेवाती को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह बस्तियों से शुरू हुआ ये सफर आज के रंग बिरंगे राजस्थान तक पहुंचा है। इतिहास केवल राजाओं का नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों और पहचान का है। सही कहा। तो इस सफर को यहीं रोकते हैं,